हेलो एवरीवन। आज है 10 जनवरी 2026 और आज की हमारी द हिंदू की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, चाहे वो फिर किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमिक्स, सभी को जो है हम कवर करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो होगी वाराणसी टेंट सिटी इंजर्ड बाय पीएम वोलेटेड एनवायरमेंटल नॉर्म्स एनजीटी। तो पूरी न्यूज़ क्या है और इसके जरिए हमें क्या संदेश मिलता है या फिर इसको रद्द क्यों किया गया है। जो राष्ट्रीय हरित अधिनियम है यानी कि जो एनजीटी है, उसके द्वारा हाल ही में ही यानी कि 8 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया गया है कि वाराणसी के अंदर जो गंगा नदी का तट है यानी कि जो गंगा नदी है उसके तल पर 2023 में एक टेंट सिटी को स्थापित किया गया था और उसको पर्यावरण के जो मापदंड हैं उसके उल्लंघन करते हुए अब जो है अवैध घोषित किया गया है। तो चलिए पूरी न्यूज़ को जानते हैं। जो यह परियोजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था, जिसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने और जो वाराणसी के अंदर विकास का प्राधिकरण है यानी कि जो वीडीए है, उसने 2 निजी कंपनियां जैसे कि एमएस प्रेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड और जो एमएस निराण दी टेंट सिटी है, उनको पीपीपी मोड में विकसित किया था। और जो यह लग्जरी टेंट सिटी गंगा है, इसके उस पार यानी कि जो चेत सिंह घाट है उसके सामने बनाई गई थी, जिसमें करीब करीब 260 टेंट हमें देखने को मिलते हैं। और जो पर्यटक हैं यानी कि जो वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उनको घाटों का नज़ारा, गंगा की जो आरती है, इन सब को देखने की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो जो एनजीटी है इसका क्या मुख्य निष्कर्ष है और क्या आदेश दिया गया है यानी कि इसको रद्द करने के पीछे क्या मकसद है। जो टेंट सिटी गंगा नदी तल है और जो बाढ़ का क्षेत्र है उसमें बिना किसी अनुमति के यानी कि बिना पूर्व अनुमति जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी है उसके द्वारा स्थापित किया गया, जो कि रिजर्व गंगा जो रेजुएशन प्रोडक्शन है एंड मैनेजमेंट है अथॉरिटी ऑर्डर 2016 का जो है स्पष्ट उल्लंघन करता है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया यह जो 2016 को स्पष्ट उल्लंघन जो है वो करता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया था 2016 के अंदर, उसका इसके अंदर जो उल्लंघन है वो देखने को मिला है। और अगर बात करें इसका जो निर्माण है उस पर प्रतिबंधित जो क्षेत्र है उसको जो है वो क्यों रोका गया है, इसका जो निर्माण है उसको प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसे कि जो कंक्रीट की संरचनाएं हैं या फिर जो खुदाई की गई है, जिससे कि जो नदी है उसके पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति या फिर वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे कि कुछ जो कछुए हैं उनकी प्रजाति को नुकसान पहुंचाया है, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है यानी कि जो यूपीपीसीबी है, उसने नवंबर 2023 में दोनों जो कंपनियां हैं उन पर अलग अलग 17.12 लाख रुपए यानी कि कुल करीब करीब जो 34 लाख है उसका पर्यावरणीय जो मुआवजा है वो भी लगाया था, लेकिन यह राशि अब तक वसूल नहीं की गई है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा इन दोनों कंपनियों पर जो है वो हर्जाना लगाया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रदूषण है वो किया गया या फिर जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अब तक वो राशि प्राप्त नहीं हुई है।
जो एनजीटी है उसके द्वारा राज्य सरकार और जो यूपीपीसीबी है और पर्यावरण जो विभाग है उसको 3 महीने के अंदर यह राशि वसूलने का आदेश भी दिया गया है। दूसरा, जो भविष्य में गंगा या फिर जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके तट पर बाढ़ का जो एरिया है या फिर जो नदी तल पर पर्यावरण मापदंड हैं उनका उल्लंघन करते हुए कोई भी जो टेंट सिटी या फिर जो सामान इन टेंट सिटी के समान कोई भी और जो गतिविधि है उसको अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। तो पूरी न्यूज़ की क्या पृष्ठभूमि है और ये विवाद क्या है? जो यह विवाद है यह 2023 से ही चला आ रहा है, जब पर्यावरण जो विद हैं या फिर जो याचिकाकर्ता हैं जैसे कि तुषार गोस्वामी, अधिवक्ता सौरभ तिवारी, इनके द्वारा जो है एनजीटी में याचिका दायर की गई और जो एनजीटी है उसके द्वारा संयुक्त समिति बनाई गई जिसमें कि जो रिपोर्ट है उसका उल्लंघन पाया गया और जो टेंट सिटी है केवल जनवरी से मई 2023 तक चली। उसके बाद एनजीटी के जो केस हुआ उसके चलते इसे दोबारा जो है नहीं लगाया गया था। तो यह पर्यावरण के संरक्षण और जो उसका विकास है उसके बीच में संतुलन का हमें एक प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है, जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर जो गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं उनके संरक्षण को चुनौती दे रही हैं और जो एनजीटी है उसका यह फैसला जो है गंगा के संरक्षण के लिए सख्त जो संदेश है वह हमें इससे मिलता है, यानी कि जो गंगा को बचाने के लिए या फिर वहाँ पर जो स्पीसीज मिलती हैं उनको बचाने के लिए जो है एक सख्त संदेश जो है हमें देता है। तो आज की हमारी जो इससे रिलेटेड जो दूसरी न्यूज़ है वो देखते हैं। इंडिया डिसमिस लुटनिक्स क्लेम दैट्स पीएम डिड नॉट कॉल ट्रंप टू सील ट्रेड डील, यानी कि जो अमेरिका और भारत के बीच में जो डील होने वाली थी, जो लुटनिक्स हैं उसके द्वारा कहा गया है कि जो ये डील होने वाली थी इसको मोदी के कारण जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको कॉल करने के लिए कहा गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के द्वारा कॉल नहीं किया गया। इस कारण जो व्यापार समझौता है वो नहीं किया गया। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। जो हमें यह घटना देखने को मिली है यह 9 जनवरी 2026 को देखने को मिली है, जब जो लुटनिक हैं उनके एक पोस्ट कार्ड यानी कि उनके द्वारा जो है एक पोस्ट कार्ड किया गया, यानी कि ऑल इन जो पॉडकास्ट है उसके अंदर। तो उनके द्वारा दावा किया गया कि जो भारत और अमेरिका है उनके बीच में प्रस्तावित जो द्विपक्षीय व्यापार का समझौता होने वाला था, हाँ वह इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास फ़ोन नहीं किया, जिसके कारण जो ये डील है ये नहीं हो पाई। जो लुटनिक्स हैं ट्रंप के व्यापार की जो रणनीति है उसकी सीढ़ी बताया है, यानी कि जो लुटनिक्स हैं उसके द्वारा ट्रंप का जो व्यापार की रणनीति है उसको सीढ़ी बता रहे हैं, जहां पर पहले समझौता करने वाले जो देश होते हैं उनको बेहद शर्तें मिलती हैं, यानी कि अच्छी शर्तों के मुताबिक उनका जो भी व्यापार समझौता होता है वो कंप्लीट होता है। तो भारत को 3 शुक्रवारों का समय दिया गया था, यानी कि जो लुटनिक्स हैं उनके अनुसार भारत को 3 शुक्रवार तक का समय दिया गया था, यानी कि उन्हें 3 मौके दिए गए थे, लेकिन तीनों मौक़ों पर ही वे चूक गई और जो ये देरी हुई इसके कारण जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा अन्य देशों के साथ व्यापार जो समझौता है उस पर डील कर ली गई, जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और जो वियतनाम, इन देशों के साथ जो अमेरिका है उसने व्यापार समझौते पर साइन कर लिए। तो इस पर भारत की
क्या प्रतिक्रिया रही, यानी कि जो लुटनिक्स हैं इसके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उस पर भारत का जो है क्या रिस्पॉन्स रहा। सॉरी, जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 9 जनवरी को ही जो है मीडिया जो ब्रीफिंग की उसमें लुटनिक्स का जो बयान था उसको नॉट एक्यूरेट जो है वो बताया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो लुटनिक्स के द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके द्वारा फिर पूरी बात को जो है वो बताया गया कि भारत और जो अमेरिका है उसने 13 फरवरी 2025 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं दोनों की बैठक के बाद से कई दौर की बातचीत की है और कई बार समझौता जो है बहुत ही करीब पहुंच गया था, यानी कि डील के करीब जो है वो पहुंच गया था। और जो दोनों नेता हैं उन्होंने 2025 में कम से कम 8 बार फोन पर बातें की हैं। तो इससे जो द्विपक्षीय साझेदारी है उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, यानी कि जो ये व्यापार समझौता है 8 बार जो फोन किया गया उसमें इन्हीं पहलुओं पर बातचीत की गई और भारत एक संतुलित और जो पारस्परिक रूप है उससे लाभदायक जो समझौता है उसके लिए प्रतिबद्धित है और दोनों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमें एक दूसरे की जो पूरक हैं वो देखने को मिलती हैं। तो यह जो बयान दिया गया है लुटनिक्स के द्वारा, इसके दावे को सीधी इस बात से चुनौती दी गई है क्योंकि लुटनिक्स ने कहा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉल नहीं किया गया, जिस कारण ये व्यापार समझौता नहीं हो सका। तो 8 बार फोन कॉल से यह बात जो है वो साबित होती है और जो ये संवाद है उसकी कमी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसका अपना निजी हित जो है वो बताया गया है। तो पूरी न्यूज़ की हमें क्या पृष्ठभूमि देखने को मिलती है और इससे क्या संदर्भ मिलता है। 2025 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भारत पर 50% का जो टैरिफ है वो लगा दिया गया, जो लगाया गया था रूस से तेल खरीद के कारण। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि जो भी देश जो रशिया है उससे तेल खरीदेंगे उन पर 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ है वो लगाया जाएगा और यह टैरिफ जो है आज भी लागू है। जो लुटनिक्स हैं उसके बयान से लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं टैरिफ नीति में व्यक्तिगत नाराजगी की जो भूमिका है वो हो सकती है, न कि सिर्फ व्यापार मुद्दे। और आज ही कल हाल ही में ही जो है वहाँ की अमेरिका की जो संसद है वहाँ से एक्ट पारित करवाया जा रहा है, जिसके थ्रू जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो 500% तक का टैरिफ भी लगा सकते हैं। टैरिफ लगाने की जो नीति डोनाल्ड ट्रंप के अपनाई जा रही है, अमेरिका के अंदर ये रूल है कि वह सीधा जो है टैरिफ जो राष्ट्रपति है वो नहीं लगा सकता, बल्कि ये हक जो है वहाँ की संसद को होता है। इसीलिए यह जो अध्यादेश है वह संसद से पारित करवाया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसको जो है वो खुली छूट मिल जाएगी कि वह जो है किसी भी देश पर 500% तक का जो टैरिफ है वो लगा सकेगा। तो जो भारत है उसने हमेशा ही अपनी जो रेड लाइन है, जैसे कि कृषि का क्षेत्र है, उसमें अमेरिका की जो पहुंच है उस पर अडिग रहने की बात कही है और समझौते को जो बैलेंस है वह बनाने पर हमेशा ही जोर दिया गया है। तो यह जो पूरा मामला है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनमें जो तनाव बढ़ सकता है, उसके लिए यह एक नया उदाहरण जो है वो साबित हो सकता है, जहां व्यापार के साथ जो व्यक्तिगत और राजनीतिक पहलू हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत ने साफ संदेश दिया है इन बातों के द्वारा कि यह दबाव में नहीं आएंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि रसिया हिट्स यूक्रेन विद
ओरेसिक मिसाइल आफ्टर जस्टिंग ट्रैक प्लान, यानी कि जो रसिया है उस पर फिर से हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जो शांति की नीति थी उसके बाद भी जो रूस है उसने 9 जनवरी 2026 को यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें कि हाइपरसोनिक ओरेसेनिक जो मिसाइल है उसका उपयोग किया गया है। यानी कि जो यूक्रेन पर हमले किए गए हैं उसमें जो ओरसैनिक मिसाइल है उसका यूज़ किया गया है। जो यह हमले हैं पश्चिमी देशों जैसे कि जो यूरोपीय संघ है और जो अमेरिका है उसके द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम या फिर शांति योजना को खारिज करने के ठीक बाद हमें यह हमले देखने को मिल रहे हैं, जिसे कि रूस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। रूस ने कहा है कि उसके द्वारा ऐसे कोई हमले नहीं किए गए हैं। तो जो रूस रक्षा मंत्रालय है उन्होंने इसे 2025 यानी दिसंबर 2025 में जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उनका जो निवास स्थान है उस पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों का जो बदला है वो भी बताया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप से इनकार कर दिया है कि उनके द्वारा जो ये व्लादिमीर पुतिन का निवास स्थान है उस पर हमले किए जाने की जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल तरह से गलत है। तो जो मुख्य घटनाक्रम क्या है चलिए देखते हैं। हमले का जो समय है या फिर जो विवरण है उसको जानते हैं। जो हमला किया गया वो 8 और 9 जनवरी 2026 की रात को किया गया। रूस ने कुल 36 मिसाइलें और 242 जो ड्रोन हैं वो लॉन्च किए हैं, जिसमें कि ओरसैनिक यानी कि जो IRBM जो है यानी कि इंटरनेशनल रेंज बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो भी इसके अंदर इंक्लूड थी, जो कि MACH-10 की गति से 1500 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 7 मिनट के अंदर तय कर सकती है। जो यह मिसाइल है परमाणु सक्षम है और इसे जो है इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव माना जाता है। यह जो लक्ष्य है मुख्य रूप से जो पश्चिमी यूक्रेन है यानी कि जो LVIV का जो एरिया है उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधा है वो मौजूद कराती थी, जो कि नाटो सदस्य यानी कि जो पोलैंड है उसकी सीमा के करीब है। इसके अलावा जो कीव है उसमें हमें बड़े हमले जो हैं वो देखने को मिले, जहां पर अपार्टमेंट जो ब्लॉक्स हैं उसमें भी आग लग गई और आधे शहर की जो इमारतें हैं वो इसके अंदर हीटिंग बंद की गई। तो जो मानवीय क्षति है उसके बारे में जानते हैं, यानी कि इन हमलों से क्या क्या जो क्षति है वो पहुंची है। कम से कम 4 लोगों की मौत जो है इसमें बताई जा रही है और 25 से अधिक घायल हुए हैं। जो यूक्रेन है उसके राष्ट्रपति के द्वारा जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने इसे युद्ध अपराध का बताया है। और जो SBU है यानी कि यूक्रेन की जो सुरक्षा सेवा है उसने भी इसकी जांच जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसके राजनीतिक संदर्भ को देखते हैं कि जो हमला है US नीति शांति वार्ता के जो असफल है वो होने के बाद हुआ है, जहां पर रूस ने जो पश्चिमी सैनिक हैं यानी कि जो यूक्रेन है उसमें तैनाती को अस्वीकार कर दिया है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यह हमला यूरोप और जो अमेरिका है उसको चेतावनी देने के लिए किया गया। खासकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो वेनेजुएला है उस पर जो उसके राष्ट्रपति हैं उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कारण जैसे अन्य क्षेत्रों में रूस की जो असफलता है उसके बाद और जो यूरोपीय संघ है उसकी विदेश नीति प्रमुख काजा जो क्लास है उससे नहीं, इसे एक एक्सेलरेशन का जो रूप है वो बताया है। जो और सैनिक मिसाइल हैं उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि जो ये मिसाइल है इसके अंदर क्या क्या खासियत है। यह एक ऐसी नई हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका पहला युद्ध
उपयोग नवंबर 2024 के अंदर किया गया था। यह 6 वारहेड ले सकती है, प्रत्येक 6 सब मैनुअल में विभाजित है और जो विस्फोट है उसके बिना भी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। जो बेलारूस है उसमें भी ऐसी 10 मिसाइलें तैनात करने की जो योजना है वो शामिल है। यह जो घटना है रूस यूक्रेन युद्ध में एक्सेलरेशन का जो संकेत है वो हमें देती है, जहां पर रूस व्यक्तिगत हमलों का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहा है, जबकि जो यूक्रेन है और जो पश्चिमी हैं इसे जो आक्रामक करता है वो मानते हैं, यानी कि वे कहते हैं कि यह एक आक्रमण ही माना जाएगा। और जो एक्स है यानी कि जो ट्विटर है उस पर कई उपयोगकर्ताओं ने इसे बदला का हमला बताया है, लेकिन कोई भी प्रत्यक्ष जो युद्ध विराम है अस्वीकृति के साथ कोई भी लिंक जो है वो अभी तक नहीं पाया गया है। जो हमारी अगली न्यूज़ है, ऑल कैंडिडेट विल हैव अंडरगो फेस ऑथोरिकेशन एट एग्जाम वेन्यू सेज यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी के द्वारा एक जो बयान है वो जारी किया गया है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट जो है अपनी वेबसाइट पर दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि जो भी एग्ज़ाम देगा आगे से यूपीएससी का उसको अपना जो फेस है वो ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा एग्ज़ाम सेंटर पर, यानी कि अपनी पहचान के लिए उसके जो फेस है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने 9 जनवरी 2026 को अपनी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर घोषणा की है कि अभी जितनी भी परीक्षाएं होंगी या फिर उनमें जो शामिल होने वाले जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको परीक्षा केंद्र पर जो फेस ऑथोरिफिकेशन है यानी कि चेहरे की पहचान से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो उसके अंदर धांधली देखने को मिल रही है। और जो यूपीएससी है उसकी वेबसाइट पर भी इसको जारी किया गया है। और जो प्रमुख समाचार के स्रोत हैं यानी कि जो ये न्यूज़ है हमने कहाँ कहाँ से इसका जितना भी कंटेंट है उसको लिया है, तो द हिंदू और जो शिक्षा कॉम है वहाँ से। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जो कदम है परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए उठाया गया है, ताकि जो नकली उम्मीदवार हैं या फिर जो धोखाधड़ी है, अन्य अनुचित जो साधन है उनको रोका जा सके। इसके लिए यूपीएससी के द्वारा यह किया गया है। तो पूरी जो न्यूज़ है इसका जो मुख्य विवरण है उसे देखते हैं। यानी कि जो ये घोषणा की गई है वो 9 जनवरी 2026 यानी कि शुक्रवार को यूपीएससी के द्वारा नया अपडेट अपनी जो वेबसाइट है उस पर पोस्ट किया गया है। तो इसके लागू होने का दायरा क्या क्या रहेगा। जितने भी यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं यानी कि जितने भी यूपीएससी की परीक्षाएं हैं उनमें सभी अभ्यर्थियों को यह करना अनिवार्य होगा। जैसे जो सिविल सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीएससी, सीडीएस, एनडीए, आईएफएस आदि सभी में यह नियम लागू होगा। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। जो बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन है, इसके जरिए उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा फ़ोटो है उससे मैच की जाएगी। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करते वक्त हम जो फॉर्म पर जो फ़ोटो अप्लाई करेंगे उस फ़ोटो से मैच करने के लिए उसका जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है वो किया जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के अंदर पारदर्शिता अधिक हो सके। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है न्यूज़ की। जुलाई 2025 में यूपीएससी ने पीएसयू से जो सेंटर है वो मांगा था, जिसमें आधार आधारित जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो फेशियल रिकॉग्निजेशन है या फिर जो क्यूआर कोड है वो स्कैनिंग इसके अंदर शामिल थी। तो जो सितंबर 2025 में एनडीए सीडीएस की जो परीक्षाएं हैं उनमें
पायलट प्रोजेक्शन जो है वो सफल रहा है, जहां पर AI आधारित जो फेशियल ऑथोरिटिकेशन टेस्ट है वो किया गया गुरुग्राम के चुनिंदा केंद्रों पर। और जो पायलट हैं उसमें करीब करीब 2700 सफल जो स्कैन हैं वो किए गए, जिसके बाद में इन सभी परीक्षाओं में लागू करने का जो फैसला है वो UPSC के द्वारा किया गया है। चलिए इसके तकनीकी जो पक्ष हैं उनको भी देखते हैं। यह AI सक्षम है, जो हैंड हेल्ड डिवाइस है यह उस पर काम करता है और जो उम्मीदवार है उसकी एंट्री से पहले ही पूरा हो जाता है। तो यह जो कदम है, हाल ही के जो विवाद हैं जैसे कि जो नीट का पेपर है उसमें लीक देखने को मिला है, पूजा खेटकर के जो मामले सामने आए हैं, उसके बाद जो परीक्षा प्रणाली है उसको मजबूत बनाने का हिस्सा है जो NTA है, यानी कि नीट और जो JEE है आदि आयोजित करती है। और 2026 से जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है लागू कर रही है, लेकिन UPSC का यह फैसला सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो द हिंदू की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।